So in order to download Turbo C, you need to go to Google Chrome web browser and type in Google Turbo C++ download. C++ is sufficient to run C as well as C++. So don't bother about that. Go to the first link, developerinsight.co. I will forward this link to you in chat box as well. ये यहां से आपको एक ब्लू कलर की बटन दिख रही होंगी, डाउनलोड टर्बो C++. Is it visible? Yes, sir. Click on that button only once. It will start your download at the bottom. यहाँ शुरू होगा. हो रहा है शुरू? Yes, sir. और हो भी गया डाउनलोड. 7 MB का ही है, जल्दी हो गया. नाउ आपको ये मिलेगा कहाँ पे? तो आपके लैपटॉप में एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर होता है, उसमें मिलेगा. उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करिए. एक्सट्रैक्ट ऑल, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है. एक्सट्रैक्ट होने के बाद येलो कलर का एक ऐसा फोल्डर आएगा, उसको ओपन करिए और कौन से फाइल के ऊपर डबल क्लिक करिए? सेटअप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करिए. नेक्स्ट करिए. यहां इसने ये ऑप्शन लेना है पहला, आई एक्सेप्ट वाला ले लिया. यहां से भी नेक्स्ट करिए, यहां से इंस्टॉल करिए. हो गया इंस्टॉल. ये लॉन्च प्रोग्राम वाला बटन है ना, ये स्टार्टिंग में बंद रख सकते हैं आप, काम नहीं है तो ऐसा, और इसको फिनिश कर दीजिए. ठीक है. नाउ this is installed. Okay, now I will open it. Neha, did you miss this installation process? Yes sir, सुरुवातीचं नाही कळालं. Okay, so shall I explain again or shall I send you the recording? What is better? Shall I do the okay downloading part? You understood? Yes sir, downloading part समझा मुझे, but installation. Okay, ठीक है. इंस्टॉलेशन फिर से करके देता हूं. ठीक है. तो इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? जो चीज इंस्टॉल है उसको क्या करना पड़ेगा? अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो फिर से करता हूं. देखिए, फील फ्री टू आस्क योर डाउट. कंट्रोल पैनल में जाते हैं. कंट्रोल पैनल में से प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं. उसमें एक सॉफ्टवेयर है टर्बो C++ 3.2. उसको सिलेक्ट रखते हुए अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ यस बोल देते हैं. तो जो इंस्टॉल हो गया वो अनइंस्टॉल हो जाएगा. अब नेहा का कहना है कि सर आई अंडरस्टूड डाउनलोडिंग, आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल. तो जब आप डाउनलोड करते हो ना, तब आपको ये वाला फोल्डर मिलता है ऐसे, जिप. इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करिए और इसको एक्सट्रैक्ट बोल दीजिए, ताकि वो फोल्डर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए, वो अनजिप हो जाए. इस फोल्डर को ओपन करिए. इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है, कौन से नाम की? सेटअप. इसको आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है. जो लेट ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस मिस की है, रिकॉर्डिंग आएगा, थोड़ा आगे पीछे होगा. मैंने बोला है कल मॉर्निंग तक का समय दीजिए करके, ग्रुप पे मैसेज पढ़िए. कल मॉर्निंग तक पूरे पेंडिंग रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे. ये नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट करने के बाद ऊपर वाला ऑप्शन लेना है, आई एक्सेप्ट वाला, और नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल बोलना है. खत्म. ये जो लॉन्च है इसको आप बंद कर सकते हैं. फिनिश. अब इंस्टॉल हो चुका है मेरे लैपटॉप में, इट इज इंस्टॉल्ड. अब इसको ओपन करने के लिए मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना होता है. अब कहां पे क्लिक करूं? डबल क्लिक करने के बाद स्टार्ट टर्बो C++ दिख रहा है? Yes, sir. हाँ. अभी मैं चैट बॉक्स हाइड करता हूं, जो भी पूछना है ओरली पूछिए. स्टार्ट टर्बो C++, तो ये ऐसा शुरू हो जाता है.
अब आप बोलोगे सर इतने सारे विंडोज ओपन हो गए, तो यहाँ पैरेट कलर का एक रेक्टेंगुलर आइकॉन दिख रहा है, यस सर। यस सर। इसको क्लिक करने से ये विंडो क्लोज होते हैं लाइक दिस। यहाँ क्लिक करने से ये भी क्लोज होता है। अब ये आ गया आपका ब्लैंक विंडो। नया प्रोग्राम आपको टाइप करना है तो फाइल में से न्यू मेनू में जाना पड़ता है, ऐसी स्क्रीन आती है। अभी ये ब्लू कलर की स्क्रीन फुल ऑक्यूपाइड है कि हाफ? हाफ। फुल करना है तो राइट साइड में एक एरो दिख रहा है क्या इधर? यस सर। यस सर। क्लिक करिए, ये हो जाए। अब कुछ कुछ स्टूडेंट के केस में क्या होता है, ये स्क्रीन छोटी आती लैपटॉप पे, तो अल्टर एंटर बटन दबाने से वो फुल स्क्रीन हो जाती है। कौन सी बटन? अल्टर एंटर। अल्टर एंटर से वो Enter। फुल स्क्रीन हो जाती है। और फुल स्क्रीन करने के बाद फिर उनको बंद करने नहीं आता, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में से क्विट, तो वो बंद भी हो जाती है। फिर से शुरू करना है, फिर से डबल क्लिक, स्टार्ट टर्बो C++, और ऐसे शुरू होती है। अब एक सिंपल प्रोग्राम लेता हूं, हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट विथ वन वेरी सिंपल प्रोग्राम। और वो सिंपल प्रोग्राम लेता हूं मैं, वी विल कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल वी विल कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। क्या कैलकुलेट करेंगे हम एम्प्लॉय की? क्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी। अब एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी क्या होती है वो समझाता हूं मैं। एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी क्या होती है वो समझाता हूं। एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है, जैसे मैं स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में काम करता हूं, तो मैं हो गया स्कूल ऑफ स्कॉलर का एम्प्लॉय। तो मुझे एक बेसिक सैलरी मिलती है, तो मेरी बेसिक सैलरी है 20,000। कितनी है मेरी बेसिक सैलरी? 20,000। इसको हम मराठी में बोलते हैं मूल 20,000। वेतन। मूल वेतन, बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी है 20,000। अब क्या होता है, बेसिक सैलरी के ऊपर हर एम्प्लॉय को डीए मिलता है। क्या मिलता है? डीए। डीए को बोला जाता है डियरनेस अलाउंस। इसी को मराठी में या हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई का अलाउंस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, ये डीए का परसेंटेज बढ़ते जाता है। तो मान के चलिए मुझे जो डीए मिलता है वो 80% है। कितना परसेंट? 80%। तो मेरा जो बेसिक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डीए वैरी करता। मेरा तो डीए 133% है। मतलब मुझे अगर 20,000 बेसिक सैलरी मिल रहा है तो लगभग 26,000 मुझे डीए मिलता, ये बेसिक के अलावा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 80% है सपोज, तो 20,000 के 80% कितना होता है बताइए? 20,000 के 80% कितना आता है? 16,000। अरे 20,000च्या 80% किती होईल? 16,000। 16,000। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप पता है क्या? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0.80। एम आई राइट? यस सर। तो 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 का 80% मिल जाएगा। तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है? 16,000। फिर रहता है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे पेट्रोल लगता है, तो वो भी स्कूल पे करती है। अब मान के चलिए ट्रैवलिंग अलाउंस है मेरा 25% सपोज, तो बेसिक सैलरी के 25% यानी 0.25। तो अब मुझे बताइए 20,000 मेरी बेसिक सैलरी है, तो उसके 25% क्या रहेगा? 5,000। 5,000। 5,000 मुझे पेट्रोल का चार्ज देती है मेरा स्कूल, बराबर है। और रहता है एचआरए। एचआरए का लॉन्ग फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब मैं यवतमाल में रह रहा हूँ, तो फिर मुझे रहने के लिए भी खर्चा लगता है, वो भी स्कूल पे करती है। तो मान के चलो वो है 20%। तो बेसिक के 20% यानी 0.20। तो 20,000 के 20% कितना अमाउंट होता है? 4,000। 4,000। अब मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी। क्या कैलकुलेट करना है? सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब मुझे फिर सैलरी मिलेंगी कितनी? तो मुझे सैलरी कितनी मिलेंगी? मेरी जो बेसिक है 20,000 प्लस मेरा जो डीए है 16,000 प्लस मुझे जो बेसिक फिर डीए
फिर टीए और फिर ये HRA। मेरा बेसिक कितना है? तो मेरा बेसिक है 16,000। सॉरी, मेरा बेसिक कितना है? 20,000. 20,000. मुझे डीए मिल रहा है 16,000। मुझे ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल का खर्चा मिल रहा है 5,000 और मुझे घर का रेंट देने के लिए मिल रहा है 4,000। तो मुझे टोटल सैलरी कितनी मिल रही फिर? 20 और 16 36 और 9 45,000. 45। ये रफ फिगर्स है। ओके, दिस इज नॉट माय एक्चुअल, दिस इज जस्ट शोइंग यू द कैलकुलेशंस। ओके तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी। एक बार फिर से समझाता हूँ विथ डिफरेंट एग्जांपल, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो प्रोग्राम ही नहीं समझेगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देती है। तो बेसिक सैलरी मान के चलिए, मेरी बेसिक सैलरी है मान के चलिए आप 30,000 रुपए। तो ये बेसिक सैलरी हम यूजर को पूछेंगे इनपुट के लिए, इनपुट योर बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के कितने % डीए है? तो हम अलग एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए जो अपना डीए है वो बेसिक के 50% है। कंपनी टू कंपनी डीए चेंज होता है, तो 50% मतलब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 0.50. तो बताइए फिर 30,000 जो मेरा बेसिक है उसके 50% कितना अमाउंट होता है? 15,000. 15,000। 15,000. 15,000। 30,000 के 50% होता है 15,000। फिर आता है टीए। टीए यानी मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस। वो मान के चलिए मेरी कंपनी देती है बेसिक के 30%। तो कितना मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है बेसिक के 30% यानी 9,000. 9,000 रुपए। और HRA का लॉन्ग फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। मुझे जो रहने के लिए खर्चा आता है यवतमाल में वो भी स्कूल देती है, वो मान के चलिए 20% है। तो ये हो गया 6,000 रुपए। अब मुझे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है तो मुझे इन चारों चीजों की क्या करना पड़ेगा? एडिशन। और वो एडिशन कितनी हो रही है? तो मेरा बेसिक निकला था 30,000, ये निकला था 15, 45 हो गए। ये निकला था 9, 45 और 9 54 हो गए। 9,000. और ये HRA निकला था 6, कितना हो गया? 60,000. 60,000। ऐसा प्रोग्राम मुझे करना है। अब आपको समझ में आ गया प्रोग्राम में क्या करना है? तो यस सर। Yes. अब जो स्टूडेंट्स का Yes, अगर sir. आज का फर्स्ट डे होगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए मैंने ग्रुप पे 5 डेज के रिकॉर्डिंग भेजे, 5 या 6 डेज के, राइट। सो आई होप कि आपका अगर पहला दिन होगा तो आप वो रिकॉर्डिंग देख के आए होंगे। नहीं आए होंगे तो आज बैच होने के बाद जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का कैलकुलेशन हमें करना है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप कि आप प्रोग्राम्स की तरफ अप्रोच कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कितने लगेंगे। मैं जब प्रोग्राम्स लिखूंगा तो मुझे वेरिएबल्स कितने लगेंगे बताइए तो काउंट जरा। 5। एक वेरिएबल बेसिक के लिए लगेगा, एक डीए, एक टीए, एक HRA और ग्रॉस। कितने वेरिएबल लगेंगे? 5। उसमें से इनपुट सिर्फ एक लेना पड़ेगा, इनपुट सिर्फ एक लेना पड़ेगा। कौन? बेसिक। एक बार बेसिक इनपुट मिल गया कि बाकी तो हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ही लेंगे ना। तो इनपुट वैल्यू सिर्फ क्या रहनी चाहिए? बेसिक। तो चलिए इस प्रोग्राम को अप्रोच करते हैं, ठीक है। चार्ट बॉक्स में कम्युनिकेशन मत करिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा चार्ट बॉक्स को हाइड करके रखा है। ओरली आप पूछ सकते हैं और एज यूजुअल 10 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है। 40 मिनट के सेशन के बाद आपको पता है हम सेम लिंक पे रिकनेक्ट होते हैं। नाउ यहाँ प्रोग्राम के लिए मैं कमेंट लिखता हूँ, कमेंट। तो कमेंट लिख रहा हूं मैं टू कैलकुलेट कौन सी सैलरी? Gross salary. इस लाइन को Gross दो नाम salary. है, इस लाइन को दो नाम है। एक नाम है कमेंट और दूसरा नाम है डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रोग्राम का हेडिंग होता है। 2 बार स्लैश दीजिए, शुरू हो जाएगा। जो हेडिंग देना है वो हेडिंग दीजिए, टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, खत्म। इसको आप डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे, इसको आप कमेंट्स बोलेंगे, इसको आप हेडिंग बोलेंगे, जो बोलना है बोलिए। अब मैं क्या करता हूं, मेरा प्रोग्राम यहां से शुरू करता हूं। अब मुझे 2 हेडर फाइल्स लिखने पड़ते। कौन से 2 हेडर फाइल?
include STDI. STDIO. Can you? दो हेडर फाइल stdio.h, conio.h। ठीक है, stdio.h का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड Input output Input. header file. आउटपुट, कौन सी फाइल? Header Header file. file. Header file. इसका लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और conio.h का भी लॉन्ग फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट, कौन सी फाइल? Header file. ऊपर का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, नीचे का लॉन्ग फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हेडर फाइल्स हम क्यों लेते हैं। तो आपको ही पता है, पहली हेडर फाइल हम कौन से दो स्टेटमेंट के लिए लेते हैं? Printer, Scanf. scanner. यस, स्कैन एफ, प्रिंट एफ। स्कैन एफ इज अ इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ इज आउटपुट स्टेटमेंट। हाँ, आपको बताना ही रह गया, ये एफ का लॉन्ग फॉर्म है फॉर्मेटेड। स्कैन फॉर्मेटेड, प्रिंट फॉर्मेटेड, ऐसा लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट स्कैन एफ इनपुट का है, प्रिंट एफ आउटपुट का है। ये दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट यूज करना रहा तो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी कंपलसरी है? STDI. और conio.h इंपोर्ट करने के पीछे दो रीजन है। एक रीजन है CLR SCR, जिससे पुरानी स्क्रीन क्या हो जाती है? Clear. क्लियर। और एक होती है गेट CH, जिसका लॉन्ग फॉर्म है गेट कैरेक्टर। इससे आपको अल्टर F5 दबाने की जरूरत नहीं रहती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई न्यू कमर्स है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए, ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं मेन फंक्शन की तरफ। हर प्रोग्राम में एक चीज कंपलसरी होती है और होता है मेन फंक्शन। यहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब आपने ही मुझे बोला कि सर 5 वेरिएबल चाहिए। अब सवाल आता है कि वो 5 वेरिएबल किस टाइप के चाहिए। तो सब आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन है 0.80, 0.50, 0.25, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में डेसिमल पॉइंट आ रहा है, राइट? Yes, sir. ऐसे वक्त कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होता है, इंट और फ्लोट? Float. तो वो 5 वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। पहला वेरिएबल बेसिक, दूसरा वेरिएबल DA, तीसरा वेरिएबल TA, चौथा वेरिएबल HRA, पांचवा वेरिएबल ग्रॉस। आप बोलोगे सर वेरिएबल के नाम ऐसे लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, वेरिएबल के नाम आपने N1, N2, N3, N4, N5 ऐसे लिया तो भी चलेगा, लेकिन वैसा लिया तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी जा सकती है, राइट? Yes, sir. हाँ, देखिए वेरिएबल के नाम तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा भी ले सकते हैं, लेकिन नाम मीनिंगफुल लेंगे तो समझने में आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं। डिस्कनेक्ट अगर हो जाता है जूम तो सेम लिंक पे रिकनेक्ट होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब वेरिएबल्स के बाद कौन सी लाइन लिखते हैं हम ताकि पुराने प्रोग्राम का आउटपुट गायब हो जाए? Clear screen. यस Clear screen. यस, जैसे अपना खाना वाना होने के बाद सब अपन क्लियर कर देते ना अपनी प्लेट, ताकि अगले दिन जब यूज करे तो हमें अच्छी फ्रेश प्लेट मिले। सेम पुराने प्रोग्राम का आउटपुट निकाल देना है, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन से वो होता है, ताकि नया प्रोग्राम का आउटपुट फ्रेश स्क्रीन पे दिखे। लॉन्ग फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। इसमें से मुझे एक ही वैल्यू इनपुट लेना है, कौन सी? Basic. बेसिक। तो मैं एक प्रिंटफ में पहले एक स्टेटमेंट दे देता हूं, इनपुट बेसिक सैलरी। क्या इनपुट देने के लिए बोला है? Basic salary. बेसिक सैलरी। ठीक है, मैसेजेस हमेशा डबल कोटेशन में चाहिए। ठीक है, अब इनपुट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है? Scanner. स्कैनर। मेरे पास वेरिएबल भले ही 5 है, लेकिन उसमें से सिर्फ कितने वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ले रहा हूं? 4. गलत, ओनली 1। One. सिर्फ बेसिक की वैल्यू इनपुट ले रहा हूं। तो परसेंटेज अब कितनी बार लिखूं? एक बार। One time. एक बार. अगर आपने बोला 4, अगर मुझे 4 लेना है तो परसेंटेज अब कितनी बार लिखने पड़ेंगे? 4 time. 4 टाइम्स। और यहाँ लिखना है एड्रेस, ये एड्रेस का साइन होता है। मैं जो वैल्यू लूंगा वो कौन से एड्रेस पे स्टोर करूंगा? बेसिक। तो Basic. स्कैनएफ का मतलब होता है इट इज अ इनपुट स्टेटमेंट। परसेंटेज एफ का मतलब होता है मुझे फ्लोट वैल्यू इनपुट लेना है। एक ही बार परसेंटेज एफ का मतलब होता है मुझे सिंगल फ्लोट वैल्यू लेना है।
और ये है मेरा बेसिक सैलरी। अब मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा डीए। तो परसेंटेज हम अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं डीए लेता हूँ 50%। कितना परसेंट लिया है डीए? 50%. तो कितने से मल्टीप्लाई करूं फिर बेसिक को? 0.50. यस। बाद में मैं लेता हूँ टीए। टीए ले लेता हूँ 25%। तो बेसिक को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 0.25। 0.25. ओके। और फिर तीसरा लेता हूं मैं एचआरए। तीसरा एचआरए लेता हूं। एचआरए में बेसिक को 15% ले लेता हूं। तो 0.50. बेसिक के 50% डीए रहेगा, बेसिक के 25% टीए रहेगा, बेसिक के 15% एचआरए रहेगा। अब मुझे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस का फार्मूला क्या है? बेसिक बेसिक प्लस प्लस डीए टीए प्लस प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस। बस। अब मुझे आउटपुट को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट? प्रिंटफ। अपने मन से मैसेज दे सकते हैं, मैसेज Yes, दे sir. सकते तो दे रहे ग्रॉस सैलरी। फ्लोट आंसर आने वाला, इसलिए क्या लिखूं? परसेंटेज। F. डबल कोट कंप्लीट। और परसेंटेज जब की जगह कौन से वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी? Gross Gross salary. salary. Gross. और प्रोग्राम खत्म होते वक्त क्या लिखते हैं अपन जनरली? गेट ch. गेट ch। इस प्रोग्राम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन मुझे देखने दीजिए। रिकनेक्ट होने के लिए 2 मिनट 12 सेकंड बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। इसलिए 2 मिनट के बाद जरूर रिकनेक्ट होना। इस प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट को मैं पूरा पोस्टमार्टम करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सेव करने के लिए फाइल में से आप सेव में जाओगे। प्रोग्राम का नाम आपके मन से दे सकते हैं। मैं प्रोग्राम का नाम देता हूं सेल, लेकिन .c देना कंपलसरी है। प्रोग्राम सेव हो गया। रन बटन पे जाते हैं, रन करते हैं। वो पूछ रहा है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दे देता हूँ 20,000.5। फ्लोट में है तो पॉइंट दे सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 38,000.94 रुपए। राइट? यस सर। ये हो गई मेरी ग्रॉस सैलरी। सो अब ये जो पहली लाइन है टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ये लाइन में निकाल देता हूं, डिलीट कर दिया, कमेंट दिया ही नहीं, और प्रोग्राम को रन करता हूं। रन हो जाएगा। हो गया रन? Yes, sir. तो इससे ये पता चलता है कि कमेंट देना कंपलसरी नहीं है। नहीं है। Yeah. देना है तो दीजिए, वेल एंड गुड, और नहीं देना है तो मत नहीं दीजिए। दे दीजिए। अच्छा, अगर आपने ऐसे लिखा टू हैव लंच एंड डिनर, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। हो गया रन? Yes, sir. तो इस पोस्टमार्टम से क्या पता चल रहा है कि कमेंट नहीं लिखा तो भी चलता, कमेंट गलत लिखा तो भी चलता। तो भी चलता, और सही लिखा देन यू आर गुड प्रोग्रामर। बाकी कुछ नहीं। आप बोलोगे सर आप ये इतना जल्दी वापस कैसे ला रहे? तो अल्टर बैकस्पेस से ये गई हुई चीजें वापस लाई जा सकती है। कौन सी बटन? अल्टर बैकस्पेस। बैकस्पेस। तो पहले लाइन के बारे में मैंने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा प्रोग्राम का। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ये लाइन ली तो भी चलेगा, ये लाइन नहीं ली तो भी चलेगा, और ये लाइन गलत लिखी तो भी चलेगा। दिस लाइन इज फॉर आवर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर कंप्यूटर। इसको बोलते हैं कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन। अब आते हैं stdio.h के ऊपर। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h का मतलब हेडर फाइल। ये फाइल क्यों लेना चाहिए? ताकि मैं मेरे प्रोग्राम में printf जो मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है और scanf जो मेरा इनपुट स्टेटमेंट है उसको मैं यूज कर पाऊं, इसलिए मैंने ये हेडर फाइल्स लेनी चाहिए। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आप stdio.h ये वाली लाइन स्किप कर देते हो, ये लाइन अगर आप स्किप कर देते हो तो हर लैपटॉप में तो नहीं, लेकिन कोई कोई लैपटॉप में 2 एरर्स आती है। एक एरर आती है कि वो बोलता है कि यू कैन नॉट यूज printf, और दूसरी एरर आती है वो बोलता है यू कैन नॉट यूज scanf। ठीक है, तो ये लाइन लिखोगे
तो आपको printf यूज करने की भी फुल परमिशन रहेगी, scanf यूज करने की भी। नेक्स्ट लाइन है conio.h। conio.h ये जो लाइन है ये दो स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। कौन पहला स्टेटमेंट कौन? CLR SCR CLR SCR क्लियर स्क्रीन, और दूसरा स्टेटमेंट होता है गेट ch। गेट सी अगर आप ये लाइन लिखना भूल गए तो आपके प्रोग्राम में फिर से दो एरर आएगी। वो बोलेगा कैन नॉट यूज CLR SCR, कैन नॉट यूज गेट ch, इसीलिए ये लाइन चाहिए होती है। अब हम चलते वॉइड मेन की तरफ। ये वॉइड जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, व्हाट डज इट मीन? वॉइड का इंग्लिश मतलब होता है नथिंग। तो हम कंप्यूटर को बोल रहे कि मेन फंक्शन के सामने कुछ नहीं है, वॉइड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, नो। यहां आप इंड भी लिख सकते, लेकिन वो हम मंडे से शुरू करेंगे, अभी मैं आपको ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं डालना चाहता। फंक्शन का नाम मेन है, ये नाम बदल नहीं सकते। इसके सामने दो गोल ब्रैकेट भी चाहिए। मुझे कुछ स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजे और मेन के ब्रैकेट यहाँ रहते हैं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नो मेन के सर। ब्रैकेट यहाँ ही चाहिए। यहाँ सेमीकोलन गलती से भी मत दीजिए। प्रोग्राम का लॉजिकल स्टार्टिंग होता है ओपनिंग करली ब्रैकेट, और प्रोग्राम का लॉजिकल एंडिंग होता है क्लोजिंग करली क्लोजिंग ब्रैकेट। कर ली ब्रैकेट। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने फ्लोट क्यों लिया? तो आपने देखा होगा मेरे वैल्यूज कैसे है, जैसे 0.80 से DA मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.25 से TA कैलकुलेट हो रहा है। मतलब वैल्यूज मेरे पॉइंट में, फ्रैक्शनल पार्ट में, मैथमेटिकली बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज है। ऐसे केस में मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? फ्लोट। मतलब मैं कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ कि मेरे वैल्यूज में पॉइंट आएगा, जैसे 12.5, 17.9, लाइक दैट। वेरिएबल के नाम मैं मेरे मन से ले सकता हूँ। बेसिक नाम पसंद नहीं है तो B ले सकता हूँ, DA को D ले सकता हूँ, TA को T, HRA को H, ग्रॉस को G। तो ये वेरिएबल के नाम आपकी चॉइस होते हैं। इस लाइन को बोला जाता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। उसमें से फ्लोट को बोला जाता है डेटा टाइप, और ये वेरिएबल्स, ये ग्रीन कलर में जो 5 नाम लिखे उनको बोला जाता है वेरिएबल्स। अब ये CLR SCR अगर मैंने निकाल दिया तो क्या होता है आप खुद देख लीजिए। पुराना आउटपुट गया क्या? वो 23,751 नहीं नहीं गया, नो सर। नहीं सर। वो गया ही नहीं पुराना आउटपुट। फिर से रन करता हूं, अब पुराने दो आउटपुट दिख रहे हैं, एम आई राइट? Yes sir. यस सर यस सर। यस सर। ये फिर से रन करता हूं, अब पुराने 3 आउटपुट दिख रहे हैं, मतलब पुराना आउटपुट जाने का नाम ही नहीं ले रहा, राइट? Yes, sir. ये यस क्यों? सर। क्योंकि हमने क्या गायब कर दिया? CLR SCR. CLR. अब CLR SCR लिखने से क्या होता है? पुराना आउटपुट गायब हो जाता है। हो गया गायब? Yes, sir. यस सर। तो CLR SCR ये काम करता है। CLR SCR हमेशा वेरिएबल के नीचे लिखना चाहिए। प्रिंटफ में एक मैसेज है इनपुट बेसिक सैलरी, ये मैसेज नहीं दिया तो भी चलता है, मत दीजिए। अब वो कुछ बोल रहा है क्या अपने को? नो सर। हाँ, लेकिन आप टाइप कर दीजिएगा। आ गया आंसर? Yes sir. 0.0 आया, वो इशू नहीं है, वो उसका इशू नहीं है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद। एक मिनट, रिस्टार्ट कर देता हूँ। वो 0.0 आया ना आंसर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आंसर 0 आया तो अरे बाप रे, मैंने सेव किया है कि हाँ किया है, सेल नाम से किया है, मैं तो फिर से टाइप करना पड़ता था इतना सारा। और जो टाइप किए हुए प्रोग्राम है वो ओपन करना है तो फाइल में से ओपन में जाइए, और जो नाम से दिया था ना cell.c, उससे ओपन करिए, हो जाता है। तो CLRS, अब ये लाइन मैंने यहाँ नहीं रखी है, तो ये जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो वो लाइन दिखती है क्या? फिर नहीं नहीं दिखती। नो। लेकिन तो फिर लिखना कंपलसरी है क्या? No, sir. नहीं। नो। अब मैं इनपुट बेसिक सैलरी के जगह बोलता हूँ इनपुट विराट कोहली। इसको इनपुट लेना है, Virat. विराट कोहली। लेकिन वो विराट लेंगा कोहली। बेसिक विराट सैलरी, कोहली। लेकिन वो लेंगा बेसिक सैलरी। आ गया आंसर? तो मैसेज Yes. से कोई लेना देना Yes, नहीं ना। sir. आपने स्कैनएप में विराट कोहली लिखा कि बेसिक लिखा? बेसिक Basic. तो वो बेसिक की वैल्यू लेने वाला है। तो मुझे ही Basic बोलना है ये मैसेज नहीं दिया तो भी चलता, ये मैसेज दिया लेकिन गलत दिया तो भी चलता, राइट? Yes sir. लेकिन आप सही दे दीजिए ना।
ये मैसेजेस जनरली अपने पर्पज के लिए होते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। कंप्यूटर को इन मैसेजेस से कोई लेना देना नहीं है, मैसेज हमेशा डबल कोट में चाहिए। अब आते हैं स्कैनएप की तरफ। स्कैनएप में एफ क्यों लिखा, परसेंटेज एफ? फ्लोट है फ्लोट है फ्लोट है फ्लोट है इसलिए। इसलिए फ्लोट है इसलिए। एक ही बार क्यों लिखा? क्योंकि एक एक ही स्कैनफ है इसलिए इनपुट। एक ही वैल्यू इनपुट लेना है, बेसिक इसलिए। अगर मान के चलो मुझे बेसिक और डीए दो इनपुट लेने होते तो फिर परसेंटेज अब कितनी बार लिखता था? 2 बार। लेकिन यहाँ एक ही लेना है। हाँ, अब वेरिएबल का नाम यहाँ बेसिक चाहिए, यहाँ विराट कोहली नहीं लिख सकते। और ये जो एंड का सिंबल है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर में एक मेमोरी लोकेशन होती है, उस मेमोरी एड्रेस पे जाके बेसिक के वैल्यू स्टोर करिए, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया स्कैनएप। अब फार्मूला, बेसिक को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 50% निकलता है। तो बेसिक का 50% क्या रहेगा अपना? डीए। बेसिक के 50% क्या रहेगा? डीए डीए। बेसिक के 25% क्या रहेगा? टीए डीए। और बेसिक के 15% क्या रहेगा? एचआरए। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल यूज होता है, ये एक्स वाला सिंबल नहीं चलेगा। उस दिन टेस्ट में किसका किसका गलत हुआ? ये टेस्ट में था ना इसके ऊपर क्वेश्चन? यस सर। राइट आंसर। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर, और वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन नहीं था? एक्स। एक्स। हाँ, तो बेसिक के 50% डीए है, बेसिक के 25% टीए है, बेसिक के 15% एचआर है। ये सभी के एडिशन कर देते, बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआर। ये किसको असाइन हो जाएगा? ग्रॉस। ग्रॉस को। यस। अब ग्रॉस को डिस्प्ले करते हैं, प्रिंटएफ ग्रॉस सैलरी। ये अब मैसेज नहीं दिया, सपोज अपन ने नहीं दिया मेसेजच नाही दिला, नुसतं पर्सेंटेज एफ लिहिलं तरी चालते। आलं का आंसर? यस सर। बट अब मैसेज दिख रहा है क्या? नो। नहीं। अच्छा, अब मैसेज थोड़ा अलग देते हैं। जहां परसेंटेज एफ है इसके पहले, वहां किसकी वाली दिखने वाली है? ग्रॉस की। ग्रॉस। सैलरी। अब देखिए, अब इसके पहले दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। मतलब जहां आपका परसेंटेज एफ है वहां पे आपको क्या दिखने वाला है? ग्रॉस आंसर। सैलरी। सैलरी। अब मैं परसेंटेज एफ यहाँ लिखता हूं तो आंसर भी मेरा कहाँ दिखेगा? एसएस के पहले। पहले। तो परसेंटेज एफ की लोकेशन डिसाइड करता है वेयर द आंसर विल शो, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैसेज आपने ग्रॉस सैलरी नहीं दिया, आपने मैसेज दिया विराट के इक्वल टू, तो भी ग्रॉस सैलरी निकलने वाली है, क्योंकि फार्मूला किस चीज का है? विराट कोहली का है कि ग्रॉस सैलरी का है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस। परसेंटेज एफ लिखना भूल गए। मैसेजेस का कंप्यूटर को कुछ लेना, ये फिर से 0.0 आ गया, वो प्रॉब्लम रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। तो अभी यहां से फिर से क्या कर देता हूँ, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू परसेंटेज। परसेंटेज आपकी जगह काय की वाली दिखेगी? ग्रॉस। ग्रॉस की। सैलरी की। हाँ, इसको थोड़ा सेव एज कर देता हूँ, देखते प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या है, 0 वाला। ठीक है, अब गेट सीएच नहीं लिखा तो क्या होता देखते हैं। गेट सीएच का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वो सैलरी पूछ रहा है, मैं दे रहा हूँ 23,000.5। अब देखना, एंटर बटन दबा रहा हूं, आउटपुट दिखा क्या? नहीं। क्योंकि हमने कौन सा स्टेटमेंट गायब कर दिया? गेट सीएच। गेट सीएच। तो अल्टर F5 प्रेस करिए। कौन सी बटन? अल्टर F5। F5। आ गया क्या मैसेज? यस Yes. सर। यस हाँ, सर। तो गेट सीएच नहीं लिखा तो फिर कौन सी बटन दबानी पड़ती? अल्टर F5। अल्टर F5। यस सर। लेकिन गेट सीएच अगर लिखा तो अल्टर F5 की जरूरत नहीं है। नहीं है। पड़ती। समझ में आया?
Yes, sir. यस वो सर